हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया के बारे में। फर्मेंटेशन और जनरल रिक्वायरमेंट्स के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मीडिया। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि मीडिया जो है, मीडिया बेसिकली उसके अंदर क्या क्या सोर्सेज होते हैं, वो कैसे उसको बनाया जाता है, कौन कौन से कंटेंट उसके अंदर हम लेते हैं, और मीडिया जो है वो क्या किस तरीके से जो है मदद करता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं मीडिया के बारे में। मीडिया क्या है, या अगर हम ये बात कहें कि मीडिया या कोई भी फूड या जो है, जैसे हम एक लिविंग बीइंग है तो हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। सेम उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस पे डाल रहे हैं और वो भी इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ यानी कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें जो है देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी करेगा और हमारे जो सबस्ट्रेट है उनको कन्वर्ट भी करेगा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम बात देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Media is used for the growth of the microorganism in industrial fermentation must contain all the elements in a suitable form। यानी कि जो मीडिया है उसके अंदर सारे कंटेंट इस तरीके से लिए जाते हैं कि वो एक सुटेबल फॉर्म में हो, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले ली है और वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, यानी यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो हमें ऐसी फॉर्म में लेना है जो के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल रहे। ठीक है, उसके बाद जो है वो किसके सिंथेसिस के लिए काम में आएगा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर सब्सटेंस एज वेल एज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, FERM मतलब फर्मेंटेशन, याद रखिएगा। इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, अब ये ध्यान रखिए, अगर हम लैब के अंदर कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं तो हम जनरली उसमें केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्योरली फर्मेंटेशन को केमिकल मोड पे लेके जाएंगे तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स तो महंगे आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें फर्मेंटेशन के लिए जो सबस्ट्रेट है, जो हमारे पास जो मीडिया है, वो हमें ऐसा चुनना है कि हमारे पास हमारा काम भी हो जाए और हमारा कॉस्ट भी ना बढ़े, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव काम हमें करना है। तो इसके लिए बहुत सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। सबसे अब हम, ठीक है, तो यानी कि एग्रीकल्चर्स के बहुत सारे जो वेस्टेज हैं, यानी कि जो गेहूं के बाद जो उसकी वो भूसा निकलता है, जो है इसको जो भूसा आप बोलते हो एक जनरल लैंग्वेज में, इसके अलावा जो है चावल का जो भूसा निकलता है, तो वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन मीडिया में यूज़ करते हैं। बेसिकली कार्बन, अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इवन पूरा लिविंग सिस्टम इन 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हम लोग हों। तो यहाँ पर क्या है कि इसीलिए हमें ऑक्सीजन के लिए तो हमने एरिएशन कर दिया था, अभी फर्मेंटर की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने देखा था, और यहाँ पर जो है फर्मेंटर की रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के लिए यहाँ पर हम अलग अलग सोर्सेस को देखेंगे और नाइट्रोजन के सोर्सेस को देखेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन का सोर्स अगर नहीं भी यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का सोर्स यहाँ पर हो जाता है आपका जो आपने वाटर या मॉइस्चर कंटेंट है उसमें से हाइड्रोजन ली जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कार्बन का सोर्स वैसे हम लोग एज ए कार्बोहाइड्रेट ही यूज करते हैं, मतलब ट्रेडिशनली कार्बोहाइड्रेट को हम मेन सोर्स मानते हैं, किसका, कार्बन का। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट में भी हम क्या प्रेफर करते हैं, शुगर केन, बीटरूट, मोलेसेस, है ना, और जो फ्रूट जूसेस वगैरह जो हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो हम एज ए कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि गन्ने की जो गन्ने का रस निकलने के बाद वो गन्ने को के उसको जो बचता है उसको रख लेता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत अच्छा कार्बन का सोर्स की तरह फर्मेंटेशन मीडियम में यूज़ किया जाता है।
नाउ मोलेसिस जो होता है इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, यानी कि शुगर किससे बनाई जाती है, वही गन्ने से बनाई जाती है, शुगर केन से बनाई जाती है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है मतलब जो बचे कुछ है वही गन्ने का जो बचता है वो हम एज ए मोलेसिस उसे हम बोलते हैं मोलेसिस, और वहां पर हम उसे एज ए कार्बन सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, शुगर केन मोलेसिस, इस तरह जो शुगर केन का जो मोलेसिस है उसमें जो सुक्रोज होता है वो 48% होता है, और सुक्रोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का ही बहुत अच्छा सोर्स है। सुक्रोज का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो C12H22O11 होता है। ठीक है, इसके अलावा शुगर बीट मोलेसिस जो है, यानी बीट रूट के जो मोलेसिस से जो बचता है वो उसमें जो सुक्रोज होती है वो 33% होती है, और सुक्रोज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोर्स, अभी मैंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सोर्स है। ठीक है, तो मोलेसिस जो है जो कि शुगर इंडस्ट्रीज के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करके भी हम फर्मेंटेशन मीडियम में एज ए कार्बन सोर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? माल्ट जो है अगर इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो हम क्या करते हैं कि जो भी अनाज है या जैसे जैसे किसी दाल वगैरह में अगर हम स्प्राउटिंग कर देते हैं तो स्प्राउटिंग से क्या होता है कि उस जो है उसके अंदर जो अनाज है या जो भी दाल है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स जनरेट होते हैं जो कि उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर शुगर कंटेंट को बढ़ा देते हैं, है ना, या जो है उसमें इस तरीके का कार्बन सोर्स को बढ़ा देते हैं। तो जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो क्या किया जाता है, जैसे बार्ले है ना, बार्ले यानी कि वही जो बार्ले का जो माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है, माल्ट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले स्प्राउटिंग की जाती है, और स्प्राउटिंग के ड्यूरेशन में जो अनाज है उसमें ऐसा एंजाइम जनरेट होता है जिसकी वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बढ़ जाता है, यानी कि उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि अच्छा शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माल्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर बार्ले का माल्ट यूज किया जाता है, और ये जो इस तरीके का जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो फंजाई, ईस्ट और एक्टिनोमाइसिटीज के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उनके फर्मेंटेशन, जब हम उनके लिए फर्मेंटेशन यूज करते हैं तो उसका अच्छा सोर्स है, और ये करीबन 80% कार्बोहाइड्रेट और 4.5% नाइट्रोजन लिए हुए रहता है। नाउ कम टू द वे जो होता है ये आपका एक डेयरी प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपने घर में भी देखा होगा तो पनीर वगैरह के बाद जो पानी बचता है तो वो जो है सेम उसी तरीके से पनीर का प्रोसेसिंग करना या जो है दूध, मक्खन बनाना, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन एज ए कार्बन सोर्स यूज कर लिया जाता है। तो इसमें लिखा है इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री एंड इट्स अ गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सिंगल सेल प्रोटीन, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो जिब्रेलिन का फॉर्म है उसको जनरेट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। नाउ यहाँ पर जो कार्बन के सोर्सेज हैं इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज यूज किए जाते हैं, बट मेनली जो है माल्ट एक्सट्रैक्ट, मोलेसिस और वे यूज किया जाता है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है। नाउ कम टू द नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स को दो तरीके से यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज और ऑर्गेनिक सोर्सेज। जो आपके इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं इसमें फ्री अमोनिया, या तो हम नाइट्रोजन को जो है, ये ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो किस तरीके से जो प्रोटीन वगैरह बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जब डेवलपमेंट होगा, अपनी ग्रोथ करेगा तो वो अपने प्रोटीन जनरेट करने के लिए नाइट्रोजन सोर्स को यूज करता है। ठीक है ना, और नाइट्रोजन सोर्स से वो क्या बनाता है, अपने अंदर के प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक सोर्सेज और ऑर्गेनिक सोर्सेज यूज किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में अमोनियम सॉल्ट, डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट्स, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये सब यूज किए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, ये सब यूज किए जाते हैं। इसके अलावा फ्री अमोनिया भी यूज की जाती है। अगर हम ऑर्गेनिक सोर्सेज की बात देखें तो ऑर्गेनिक सोर्सेज में यूरिया,
जैसे यूरिया बहुत चीपर सोर्स है, ठीक है। कॉर्न स्ट्रिप लिकर, कॉर्न स्ट्रिप लिकर जो होता है वो स्टार्च के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, यानी स्टार्च के फॉर्मेशन में बचा खुचा मटेरियल होता है, ठीक है। इट इज द फॉर्म ड्यूरिंग स्टार्च प्रोडक्शन, और ये बहुत रिच होता है नाइट्रोजन में, ठीक है। इसे कॉर्न स्ट्रिप लिकर भी बोलते हैं हम, ठीक। इसके अलावा ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो है, ईस्ट बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का, यानी कि अगर किसी को प्रोटीन कंटेंट करना है, अपनी बॉडी में बढ़ाना है, तो वहां पर उसको मशरूम या इस तरीके की चीजें खाने को बोलते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो है, जिसे हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर ईस्ट कौन सी होती है आपकी, वही सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बेकर्स यीस्ट है, इसको ऑटोलाइसिस करके, यानी कि इसको टेम्परेचर ट्रीटमेंट करीबन 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करके ईस्ट एक्सट्रैक्ट को जनरेट किया जाता है। यहाँ पर जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट के बाद हम जो नाइट्रोजन सोर्स यूज करते हैं, दैट इज सोयाबीन मील। सोयाबीन सभी को पता है कि बहुत बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कई घरों में सोया बड़ी बनती है, ठीक है, सोया चॉप्स बनते हैं, वो जो है सोयाबीन की बड़ियाँ भी रहती हैं, तो वो क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में वैसे ही जो है नाइट्रोजन यानी प्रोटीन के सोर्स कम है, तो वहाँ पर जो जनरली जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सोयाबीन की बड़ी वगैरह वो घर में ज़रूर प्रेफर करते हैं, ठीक है, दालों के अलावा, ठीक है। अब सोयाबीन मील कैसे बनाया जाता है, दिस मटेरियल लेफ्ट ओवर डी ऑयलिंग ऑफ द सोयाबीन, यानी कि जब सोयाबीन के अंदर से ऑयल निकाल लिया जाता है, तो जो बचा खुचा मटेरियल रहता है, मतलब कि जो बिल्कुल ये बोल लीजिए अब जो कचरा बच गया है, ठीक है, यानी कि आपने सोयाबीन की बड़ी में से ऑयल निकाल लिया या मूंगफली के में से ऑयल निकाल लिया, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा अभी भी वो काम की चीज है और उसे एज ए नाइट्रोजन सोर्स यूज किया जाता है, और करीबन इसमें 8% वेट बाय वेट नाइट्रोजन सोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपकी दालें हैं, यानी तिलहन जिसे हम बोलते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है, उन्हें भी हम यूज करते हैं एज ए नाइट्रोजन सोर्स, यानी कि उनमें से डी ऑयलिंग कर लें, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको जो है फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है, भेज भी दिया जाता है और बेच भी दिया जाता है, यानी कि कहीं से कहीं तक कुदरत ने जो चीज बनाई है वो कहीं से कहीं तक खराब होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अब जो है हमारे पास भाई फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसमें कार्बन बन गया, ऑक्सीजन भी चाहिए उसको, नाइट्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी मिल गया, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए जो कि उसकी ग्रोथ को और ज़्यादा इनिशिएट करें और ज़्यादा बढ़ाएं। इसके लिए बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ इकट्ठे लिखे हैं, विटामिन, बायोटीन, स्टीरोल, अमीनो एसिड्स, या बहुत सारे ऐसे को फैक्टर्स, यानी कि इसमें बहुत जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बहुत सारे ऐसे मेटेलिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको इस तरीके जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं चाहिए, लेकिन इनकी माइन्यूट क्वांटिटी ही हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब इसके बाद है प्रिकर्सर्स। प्रिकर्सर्स मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल जो कि जो है कहीं ना कहीं ईल्डिंग बढ़ाने में, यानी कि जो हमारा जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है उसके ईल्ड बनाने में हेल्प करते हैं। दीज आर एडेड टू द फर्मेंटेशन मीडियम टू इंक्रीज द ईल्ड ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर जो कॉर्न स्ट्रिप लिकर है, कॉर्न स्ट्रिप लिकर जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, वो एक तरीके का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब कि जो अभी पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं हुआ है, और ये क्या करता है, ये जब हमने देखा कि जब कॉर्न स्ट्रिप लिकर हम पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में बढ़ा देते हैं, मिला देते हैं, तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, प्रिकर्सर्स वो होते हैं, सपोज दैट पेनिसिलिन के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल होता है पेनिसिलिन का, उसको कह सकते हैं कि उसकी रिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो कहलाता है प्रिकर्सर, ठीक है। ना केवल पेनिसिलिन, यानी कि उस मेन स्ट्रक्चर, सपोज दैट कोई विटामिन है ना, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर उस विटामिन के लिए एक हम प्रिकर्सर यूज करते हैं। वो प्रिकर्सर क्या करता है, वो विटामिन
उस एंटीबायोटिक के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम देता है, यानी कि उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म होने में, उसको बनने में सपोर्ट देता है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब कि जो मेन रिंग है, मेन केमिकल स्ट्रक्चर है, उससे जस्ट पहले की स्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट देता है वो। ठीक है, नाउ कम टू द बफर। बफर क्या है? बफर जो है पीएच मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए बहुत सारे केमिकल जैसे फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यूज किए जाते हैं। पीएच को देखा जाता है बाय द पीएच इलेक्ट्रोड, यानी कि जो पीएच इलेक्ट्रोड है उसकी हेल्प से पीएच को बार बार मेजर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। पीएच हर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस अभी जस्ट कल के लेक्चर में ही समझाया है कि अगर हमारी जैसे स्टमक के पीएच जो है, स्टमक के एंजाइम का पीएच जो है वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, तो वहां पर अगर बेसिक पीएच हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो सेम उसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो भी एक प्रॉपर पीएच पे ही काम करते हैं, उनका पीएच गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट क्यों जरूरी है? फॉर्म क्या है? फॉर्म मतलब झाग। जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है फर्मेंटर के अंदर, तो फर्मेंटेशन में जब इतना ज्यादा झाग हो जाएगा तो वो क्या करता है कि वो माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर समझाऊं, यहाँ समझाती हूँ कि जो फर्मेंटर है इसमें ये जो मीडिया है इसके ऊपर इतने सारे झाग बन रहा है। अब ये जो झाग होते हैं ये माइक्रोब की ग्रोथ को इंटरप्ट करते हैं, और अगर ये झाग रोके नहीं गए तो माइक्रोब्स अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरा सीज हो जाता है, पूरा रुक जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। इसके लिए एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो बहुत जो है फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल विद द ऑक्टाडिकेनॉल, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीप मतलब सस्ता भी पड़ता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है हमें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि कोई भी जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है वहाँ पर हमें ऐसा चीज़ यूज़ करनी है कि हमारा काम भी हो जाए और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ना बढ़े। तो यहाँ पर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है स्टडी ऑफ मीडिया का। ठीक है, यहाँ पर जो है मीडिया को मतलब कि कई सारे मैंने लेक्चर्स देखे इसमें, जो आपके ये वाला जो 5th यूनिट है, कई लोगों के मैंने लेक्चर्स सुने, यूट्यूब पे सुने, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने पूरी जो आपकी 5th यूनिट की लाइन है पूरी एक साथ दे रखी है, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा क्योंकि बच्चा डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि मीडिया मुझे कहाँ से लिखना है और ये कहाँ से लिखना है। ठीक है, या मुझे फर्मेंटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से लिखनी है। तो इसीलिए मैंने सेपरेट टॉपिक्स बनाए हैं। तो आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेपरेट टॉपिक्स ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेशन मिल सके, क्या चीज़ अपलोड हो रही है, क्या नोट्स अपलोड हो रहे हैं और क्या वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी ऑफ मीडिया को बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सेफ ज़रूर रहिएगा।